अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी शॉक और इसकी ट्रीटमेंट फिजियोलॉजी का। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी, वो याद करें। सर्कुलेटरी शॉक जो है ना, सर्कुलेटरी शॉक ये होता है कि जब ना ब्लड फ्लो जो है ना वो लेस हो जाए, मतलब ब्लड फ्लो लेस हो जाए, और जब टिश्यूज़ को लेस ब्लड फ्लो पहुँचेगा तो उसकी वजह से जो होगा ना टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। कॉजेज़ जो होती हैं सर्कुलेटरी शॉक की वो ये होती हैं कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। पहला तो कार्डियक आउटपुट क्यों कम होता है? कार्डियक आउटपुट इस वजह से कम होता है जब हार्ट की कोई डिजीज़ें होती हैं जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एरिथमियाज वगैरह, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। और शॉक की जो वो होती है ना कॉजेज़, वो ये होती हैं कि एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म होता है, कि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट। और क्या होता है कि एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न होता है कि टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन है ना वो नॉर्मली परफ्यूज़ नहीं करती, एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न्स होते हैं। ये कॉजेज़ होती हैं इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना हम इधर आ जाते हैं, हमने स्टेजेस ऑफ शॉक बताएं। स्टेजेस ऑफ शॉक में हमारे पास एक है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। इसमें क्या होता है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में ना, कि जब पर्सन शॉक में जाता है तो उसको विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। और प्रोग्रेसिव स्टेज होता है, ये होती है कि अगर तो पर्सन शॉक में गया है और उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर वो उसको ट्रीटमेंट दिया गया है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इरिवर्सिबल स्टेज ये होती है कि उसको कोई ट्रीटमेंट दिया जाए या ना दिया जाए, उसने आखिरकार मर ही जाना था, उसकी बचने का कोई चांस नहीं होता। शॉक जो है उसका पहला शॉक उन्होंने बोला हाइपोवॉलेमिया या हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक कॉज क्या होती है? हाइपो मीन लेस, वॉल्मिक मीन वॉल्यूम, तो लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्यों हो जाती है? इस पहली कॉज उन्होंने बताई हैमरेज की वजह से। हैमरेज क्या होता है कि जब ब्लड वेसल ब्रेक हो जाती है तो ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हैमरेज। तो ब्लड वेसल के अंदर से जब ब्लड निकलता है, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला कि जब हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है तो जैसे ये जो है ये कार्डियक आउटपुट एकदम डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, और ये आर्टीरियल प्रेशर कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। आर्टीरियल प्रेशर पहले नॉर्मल रहता है, फिर डिक्रीज़ होना शुरू करता है, फिर थोड़ा सा नॉर्मली आता है, फिर दोबारा से डिक्रीज़ करना शुरू। ये क्यों होते हैं? आर्टीरियल प्रेशर जो होता है ना ये पहले नॉर्मल इसकी वजह से रहता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है। जब ब्लड वॉल्यूम लेस होना शुरू, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड वॉल्यूम वो थोड़ा आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल आएगा, लेकिन वो सिम्पैथेटिक सिस्टम संभाल नहीं सकती तो आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज होता है। फिर यहाँ पे एक प्लेटू बनता है, ये सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस की वजह से प्लेटू बनता है। वहाँ पे भी नॉर्मल थोड़ा सा कंडीशन होती है, आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन फिर से वो डिक्रीज होना शुरू करता है। ये जो इसके प्लेटू बनते हैं ना सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस की वजह, इसको हम लास्ट डिच स्टैंड भी कहते हैं। फिर क्या होता है कि इसमें हमने यही बोलना है कि सिम्पैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम हमने बोला वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना होना तो बंदा को ज़रा सा भी, मतलब 15 to 20% भी ब्लड वॉल्यूम लॉस होना तो बंदा जो है ना वो मिनट्स में ना मर जाता है, कुछ ही देर में वो मर जाता है। तो ये होना जो है हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें ये बताया है कि जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट है ना वो ज़्यादा आर्टीरियल प्रेशर पे होता है, कार्डियक आउटपुट पे नहीं होता। ये हमने यहाँ पे भी देख लिया कि आर्टीरियल प्रेशर पे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है, जबकि कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। फिर हमने बोला कि जब कार्डियक आउटपुट ये हमारा शॉक हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें जो हमारी हार्ट की और जो दिमाग की, मतलब सेरेब्रल दिमाग की जो ब्लड फ्लो है ना उनको हमें नॉर्मल करना चाहिए। कि मतलब बाकी टिश्यू लेवल में ब्लड फ्लो अगर डिक्रीज हो जाए ठीक है, लेकिन हार्ट की और सेरेब्रल की हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए ब्लड फ्लो की, ठीक है, शॉक की वजह से, ठीक है। फिर उसमें उन्होंने बोला नॉन प्रोग्रेसिव शॉक। मैंने आपको पहले बताया था नॉन प्रोग्रेसिव शॉक वो होता है जिसमें बंदा खुद ही ठीक हो जाता है। खुद ही कैसे ठीक होता है? खुद ही भी तो कोई मैकेनिज्म ही बॉडी प्रोड्यूस करती है ना जिस वजह से ठीक होता है। तो ये जो 3 मैकेनिज्म जो 30 सेकंड के अंदर अंदर एक्ट करते हैं वो होते हैं बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होते हैं, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस होते हैं, और जो एड्रीनल मेड्यूला है उससे एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन इंक्रीज निकलती है, इसकी वजह से ये होता है नॉन प्रोग्रेसिव शॉक। फिर विद इन फ्यू मिनट्स जो एक्ट करते हैं वो रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन वाले करते हैं। किडनी से रेनिन निकलता है जिससे एंजियोटेंसिन 2 बनता है, वो करते हैं। फिर पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से वेसोप्रेसिन निकलता है जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। और फिर जो आर्स या लॉन्ग टर्म होते हैं वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं कि लार्ज क्वान्टिटीज़ अब्जॉर्प्शन होती है फ्लूइड की, कहाँ से ब्लड कैपिलरी से और अलग अलग जगह से फ्लूइड की जो है वो अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो प्रोग्रेसिव शॉक है
उसमें प्रोग्रेसिव शॉक विशियस साइकिल की वजह। प्रोग्रेसिव शॉक क्यों होता है? हमने नॉन प्रोग्रेसिव शॉक तो बता दिया हमने कि नॉन प्रोग्रेसिव शॉक इसलिए होता है क्योंकि उसमें बॉडी ठीक है, लेकिन प्रोग्रेसिव शॉक में विशियस साइकिल होता है कि वो साइकिल चलता फिर आखिर इंसान की डेथ होती है। तो प्रोग्रेसिव शॉक में हमने क्या बोला कि अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? हमने ये बोला कि अगर कार्डियक डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब कि अगर ब्लड फ्लो लेस होगा हार्ट को, मतलब ब्लड फ्लो पहुँच ही नहीं होगा हार्ट को, तो हार्ट बल्कि पहुँच रहा होगा लेकिन कम पहुँच रहा होगा, तो कार्डियक डिप्रेशन हो जाएगा। ब्लड वो जो हार्ट है वो सही से काम नहीं करेगा। फिर ब्लड फ्लो अगर ब्रेन को कम पहुंचेगा तो वेजोमोटर सेंटर जो ब्रेन में होता है वो वेजोमोटर फेलियर हो जाएगा वेजोमोटर सेंटर का, और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी क्योंकि वेजोमोटर सेंटर ही वेजो कंस्ट्रिक्शन कहता है ना। ब्रेन को लेस ब्लड फ्लो होगा तो वेजोमोटर फेलियर होगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्लो ब्लड फ्लो जो होता है ना वो ब्लॉकेज कर देता है, ब्लड वेसल्स के अंदर स्लो ब्लड फ्लो करता जाता है ना, तो वो बीच में क्लॉट्स बना देता है, ब्लॉकेज कर देता है। फिर जो टिश्यूज़ होते हैं ना, इस्केमिक मीन डेड टिश्यूज़ हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। फिर ये जो टॉक्सिन्स हैं ना, टॉक्सिन्स जो है ये और जो है वो तंग करते हैं कार्डियक डिप्रेशन को, मतलब पहले ही हार्ट सही से काम नहीं करता, टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस हो गए तो हार्ट बिल्कुल ही काम करना छोड़ देगा। फिर उसके बाद सेल्स जो हैं वो भी डिटोरिएट होना शुरू हो जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो सेल्स भी नहीं जिंदा बचते, सेल्स भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये पैची एरियाज ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस कॉज बाय पैची ब्लड फ्लो इन डिफरेंट, मतलब जैसे कुछ ऑर्गन्स, मतलब जैसे ऑर्गन्स है उसके कहीं किसी पैच में उसमें एक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच जाती है, मतलब ज़्यादा ब्लड फ्लो पहुंच जाती है, किसी में कम ब्लड फ्लो पहुंचती है। तो इसी तरह जहाँ कम ब्लड फ्लो पहुंचती है वहाँ टिश्यू नेक्रोसिस, टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि जो ऑर्गन होता है ना उसके पैची एरियाज जो होते हैं ना वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है। तो इसी तरह उन्होंने कहा लंग में जब ऐसे पैची एरियाज होंगे ना, मतलब लंग में पैच करके वो ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा, तो लंग में पैची एरियाज होंगे ना, तो लंग में क्या होगा, लंग में शॉक लंग सिंड्रोम हो जाएगा। फिर एसिडोसिस भी हो जाए शॉक में। इसी तरह प्रोग्रेसिव शॉक में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन कम होती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होती है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो एसिडोसिस भी होती है, एसिड भी है जो इंक्रीज होने जाए। इरिवर्सिबल शॉक आ गया। इरिवर्सिबल शॉक में क्या होता है? इरिवर्सिबल शॉक में कि जो मर्जी कर लो बंदे ने बचना ही नहीं। तो क्यों नहीं बचना? क्योंकि उसका जो एडिनोसिन होता है ना, एडिनोसिन लॉस हुआ हो गया होता है, तो दोबारा एडिनोसिन बनने में बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से फिर इरिवर्सिबल शॉक होता है, वो बंदा बच नहीं सकता। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हाइपोवॉल्मिक शॉक की रीजंस। पहला हमने बोला था हमने हेमरेज की वजह से, फिर हमने बोला प्लाज्मा लॉस, फिर हमने बोला प्लाज्मा लॉस क्यों होता है? प्लाज्मा लॉस होता है सवेयर बर्न्स की वजह से, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस है उनकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। जब प्लाज्मा लॉस होता है तो हाइपोवॉल्मिक लॉस होता है, और फिर ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा क्या है? जो हेमरेज है, ब्लड वेसल वो होती है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है? न्यूरोजेनिक शॉक में ये होता है कि वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी हो जाती है, कि वेसल्स जो है ना वो डायलेट कर जाती है, वेस्कुलर कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, वेजोडाइलेशन हो जाती है। वेजोडाइलेशन की वजह से सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर डिक्रीज होता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, और वो वीनस रिटर्न भी डिक्रीज होता है। न्यूरोजेनिक शॉक ये होता क्यों है? ये ड्यू टू डीप एंड जनरल एनेस्थीसिया की वजह से, या स्पाइनल एनेस्थीसिया या ब्रेन डैमेज, ये सब जो है ना ये क्या करते हैं, ये वैस्कुलर कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जब वेसल्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है ना, तो उसके अंदर सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और उसकी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है, और उसका वीनस रिटर्न भी डिक्रीज हो जाता है। तो जब ये डिक्रीज हो जाता है ना, तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती ना, वेजोमोटर की वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो वेजोमोटर पैरालिसिस बोलते हैं इसको, कि वेजोमोटर सेंटर काम नहीं कर रहा, वेजो कंस्ट्रिक्शन ही नहीं करा रहा। जाहिर सी बात है जब वेसल्स डायलेट हुई हो तो वेसल्स को तो वेजोमोटर का काम है ना, वेजोमोटर सेंटर का काम है कि उस वेजो कंस्ट्रिक्शन कराए, लेकिन वेजोमोटर पैरालिसिस होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर एनाफिलेक्टिक शॉक, हिस्टामिन शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है कि मतलब ये ड्यू टू सम एलर्जी होता है। एलर्जी में हमने पढ़ा था कि जब कोई एलर्जी किसी को होती है तो उसमें हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है। हिस्टामिन जो होते हैं वो भी वेजोडाइलेटर्स होते हैं, तो उस वजह से भी वेसल्स डायलेट होती हैं, वैस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज होती है, डायलेशन आर्टरीज की होती है, इंक्रीज कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, और फिर क्या होता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है और वो सीरियस शॉक में बंदा चला जाता है। सेप्टिक शॉक में क्या होता है? सेप्टिक शॉक एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अकेला शॉक है जिसमें कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, लेकिन ये क्यों इंक्रीज होता है इसकी रीज़न मैं बताती हूँ अभी। सेप्टिक शॉक होता है कि ये ब्लड पॉइजनिंग की वजह, मतलब ये टॉक्सिन्स ड्यू टू सम इन्फेक्शंस ना ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, लेकिन
ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, ये ब्लड के अंदर ना क्लॉटिंग करा देते हैं, एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग करा देते हैं, और ब्लड उसकी वजह से थिक हो जाता है, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। ये रीज़न है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने की, ठीक है। फिर ये क्या क्या कैसे इसमें इन्फेक्शन होते हैं, ये पेरिटोनाइटिस है, बॉडीली इन्फेक्शन हैं, फिर गैंग्रीन इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन है, इसकी वजह से वो हो जाता है सेप्टिक शॉक, और इसकी वजह से हाई फीवर होता है, वेजिटेलेशन, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है, सेल एग्लूटिनेशन, और ये माइक्रो ब्लड क्लॉट्स जो मैंने बोला ना, छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बनते हैं जिसकी वजह से सेल एग्लूटिनेशन होती है, उसकी वजह से माइक्रो ब्लड क्लॉट्स बनता है, उसकी वजह से ब्लड थिक हो जाता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। ट्रीटमेंट अब क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, वॉल्यूम कम हो गई तो ब्लड को हम दे दें या ब्लड प्लाज्मा की ट्रांसफ्यूजन कर दें, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक प्लाज्मा की कमी वजह से होता है। अब अगर प्लाज्मा नहीं देता तो डेक्स्ट्रिन सोल्यूशन दे दें, डेक्स्ट्रिन सोल्यूशन प्लाज्मा का सब्स्टिट्यूट है। इसमें ये डेक्स्ट्रिन सोल्यूशन ये नहीं होना चाहिए खाली पानी होना चाहिए, डेक्स्ट्रिन सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, इसमें कुछ एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, इसमें नॉन टॉक्सिन्स होने चाहिए, और ये इतना मतलब पतला नहीं होना चाहिए कि कैपिलरी जो पोर्स है उसमें से निकल जाए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। और फिर न्यूरोजेनिक शॉक जो है उनको सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स देने चाहिए, मतलब सिम्पथेटिक ड्रग्स देने चाहिए, जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कराए, क्योंकि इसमें वेजो डायलेशन हो जाती है, वेसल्स जो है डायलेट हो जाती हैं, वेस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उनको वेजो डायलेटर्स देने की वजह से ये हो जाता है। फिर उनको क्या कर सकते हैं न्यूरोजेनिक शॉक में, हेड डाउन पोजीशन के, मतलब सर नीचे करेंगे तो उसमें भी ब्लड आ जाएगा ब्रेन की तरफ। ऑक्सीजन थेरेपी, ज़्यादा ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड किया है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसको प्रोवाइड किए, वो भी एंटाहिस्टामिन ड्रग्स हैं। हिस्टामिन जो था वो वेजोडाइलेटर था, तो ये क्या होगा, वेजोकंस्ट्रिक्टर, ऑफकोर्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना। फिर बस सर्कुलेटरी अरेस्ट किया था, हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक होता है जो लेस ब्लड सप्लाई होता है टू द टिश्यूज़, तो सर्कुलेटरी अरेस्ट होता है कि ब्लड सप्लाई फेलियर, मतलब ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है टिश्यूज़ को जाना। ये हमारे पास था चैप्टर 24, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है CVS का।